प्यारे बच्चों, आप लोगों का माय माइंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें सूत्र याद नहीं होंगे तो हम सवाल को नहीं हल कर सकते हैं। तो इससे हमने सोचा है कि सबसे पहले आप लोगों को सूत्र याद कराने की कोशिश करें। प्रत्येक वीडियो में कुछ ऐसे सूत्र रहेंगे जो आपके उन सवालों से संबंधित रहेंगे। पहले हम लोग सूत्र को याद करने की कोशिश करेंगे, फिर हम वीडियो में जो हमारे पास है उनके प्रश्नों को हल करें। चलिए, ये ऐसे सूत्र हैं जो 3D है, अर्थात बेलन, शंकु, गोला, जिनके बारे में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं बेलन की, तो बेलन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, बेलन आप लोग कक्षा 9 पढ़ोगे तो बेलन होता कैसे, तो ध्यान से देखिए। बेलन के लिए हमें यहां पर आधार में जो दिए रहते हैं वो वृत्त दिए रहते हैं, और इसमें जो यहां से यहां तक जो दी रहती है वो हमारी क्या है, त्रिज्या है। और आधार में भी त्रिज्या दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, और इसकी ये यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई है। तो अब ये ऊंचाई जो है उसको हम किसमें प्रदर्शित करेंगे, एच में। तो अगर हम इसमें पूछें कि बेलन के आधार में कौन सी आकृति है, तो बेलन के आधार में हमारा वृत्त है, और बेलन के ऊपरी भाग में भी कौन सी है, वृत्त है। ये यहां से यहां तक क्या हमारे पास ऊंचाई है, और ये ओ से अगर हम ए तक देखें तो ओ से ए तक हमारे पास त्रिज्या है, और ये ओ डैश से लेकर के बी तक भी हमारे पास क्या है, त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों आपस में क्या है, समान है। तो हम चलते हैं सबसे पहले शंकु के बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो पाई आर स्क्वायर है इसकी जो इकाई होगी वो हमेशा इकाई क्या में रहेगी, वर्ग इकाई। अब इकाई क्या है, इकाई एक प्रकार का मात्रा है। इसमें जो भी इकाई सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आप इसको लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर है तो आप लिखोगे मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम बेलन के आधार का परिमाप। अगर आपसे पूछे बेलन के आधार का परिमाप कहे या फिर परिधि कहे, इसका होता है 2 पाई। लेकिन इसकी जो इकाई होती है वो केवल इकाई के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात कहने का मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखी जाएगी, अगर मीटर में है तो फिर मीटर में लिखी जाएगी। इसके बाद हम कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसकी जो आप इकाई देखेंगे तो इकाई हमारे पास होगी वर्ग इकाई। और इसके बाद हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसकी भी जो इकाई होती है वो भी इकाई क्या है, वर्ग इकाई के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो ये बेलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हमें इन जो सूत्र हैं इनको याद होना चाहिए, बेलन से संबंधित। तो बेलन से संबंधित ये हमारे कुछ सूत्र हैं, आप इनको याद करिएगा, और जो भी सवाल इनसे संबंधित उन सवालों को आप छोड़िए मत, क्योंकि आपको अगर सूत्र याद होंगे तभी आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अगले, जो हमारा जो दूसरा है वो शंकु पर आधारित है। तो शंकु पर क्या है, तो ध्यान से देखिए। अब हम जो दूसरी आकृति है वो हमारे पास शंकु की आकृति है। अब शंकु क्या है, देखिए, इसको ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, केवल आपको फार्मूला याद करने थे, इसलिए हम इनको फार्मूला केवल आप लोगों को लिखा है। तो देखिए, शंकु क्या है, तो शंकु एक त्रिभुजाकार आकृति है, लेकिन ये यहाँ त्रिभुजाकार आकृति का स्वरूप है, अर्थात कहने का मतलब एक संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है। यहाँ पर अगर हम इनको शंकु के देखें तो शंकुआकार जो आकृतियां होती हैं, आप देख सकते हैं जोकर की टोपी, या जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम की जो नोक होती है जो नीचे वाली, वो भी एक प्रकार की शंकुआकार। अगर हम इसकी देखें तो ए बी सी, इसके आधार में भी एक वृत्ताकार है। तो आधार में अगर पूछे तो आप वृत्ताकार देखिएगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ये क्या है, तो ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। इसकी बात करेंगे तो ये आपकी क्या है, तिरछी ऊंचाई। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, संगत ऊंचाई। इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी संगत ऊंचाई। और यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। अब बात कर लेते हैं
तिर्यक तिरछी ऊंचाई की क्या बात करेंगे? तिरछी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और संगत ऊंचाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से, और त्रिज्या को तो हम जानते हैं कि आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके फार्मूले के बारे में चलते हैं। अब आधार की बात करते हैं तो यहां पर लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई क्या होगी? आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई। इसकी भी इकाई क्या होगी? वर्ग इकाई। दूसरी बात करते हैं शंकु के आधार का परिमाप। शंकु के आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? तो शंकु के आधार का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये भी इसकी इकाई क्या होगी? इसकी भी इकाई हमारे केवल इकाई के रूप में लिखी जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखी जाएगी, अगर मीटर में है तो फिर वो मीटर में लिखी जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम शंकु का वक्रपृष्ठ। अगर हमें निकाला जाए कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई होगी। अगर हम बात करें शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ कभी कभी आप लोगों को लिखा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कभी कभी लिख करके आ जाता है कि कुल पृष्ठ बताओ, तो कुल पृष्ठ भी यही चीज है, जिसका क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। इसकी भी इकाई क्या होगी? वर्ग इकाई होगी। इसकी भी इकाई क्या होगी? वर्ग इकाई। अगर हम बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? इसकी इकाई क्या है? हमारे पास घन इकाई। आप अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की हो जाएगा, और अगर मीटर है तो वो मीटर की हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करता है तो L बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हो L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। आप तो ये तो जानते हो कि वृत्त का व्यास क्या होता है। अगर वृत्त का व्यास कहेंगे तो t बराबर 2r हो सकता है। तो अगर व्यास पूछे तो व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या की आधी होती है, तो वहां पर आप निकाल सकते हो वहां पर। तो ये हमारे पास शंकु हो गए, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गोला। जो हमने आज 3 आकृति ली हैं, उन तीनों आकृति को हम पहले फार्मूले के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक अगर हमको फार्मूले याद नहीं होंगे, जब तक हम कुछ आगे प्रश्नों को नहीं कर सकते। चलिए तीसरी आकृति में हमारे पास क्या है? तीसरी आकृति हमारे पास गोला। ये तीनों आकृति 3D आकृति थी। अब गोले के बारे में तो आप जानते हैं, गोला में क्या है? ऊंचाई शामिल होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये गोले का केंद्र है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? आर है। अब हम गोले को एक बोर्ड के माध्यम से 2D स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं। बाकी हम ये कहें कि इसको 3D बना दें तो 3D रूप में हम इसको यहाँ पर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अगर हम गोले का आयतन निकालें तो ध्यान से देखिए, अगर हम गोले का आयतन निकालें तो गोले का, अगर आपसे पूछे कि आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी जो इकाई होती है वो इकाई एक प्रकार की क्या है? घन इकाई। आप इकाई के बारे में तो समझ गए होंगे कि हम इकाई क्या बोल रहे हैं। अगर मीटर है तो आप उसको मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर है तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। और तीसरा है हमारे पास गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। इसका क्या होता है? 6 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसकी इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई होती है। ये हमारे कुछ इसके फार्मूले हैं गोले से संबंधित। अब हम एक गोला और देख लेते हैं, अर्थात इसके बाद हम करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला क्या हमारे पास? तो ध्यान से देखिए, अगर हम अर्धगोले की बात करते हैं तो चौथा जो 3D आकृति है वो हमारे पास है अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोला कैसे बना होता है? तो आपने घरों में देखा होगा, हमारे पास जो कटोरा होता है, कटोरा एक प्रकार का क्या है? अर्धगोला। ये एक प्रकार क्या है? अर्धगोला। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अर्धगोले में सेम वही कंडीशन रखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अगर हम अर्धगोले का आयतन देखें,
अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी भी इकाई क्या होती है, घन इकाई होती है। दूसरा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अगर हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी भी इकाई वर्ग इकाई होती है। तीसरा, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो अर्धगोले का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे कुछ फार्मूले थे जो हमको याद रखने और जरूरी। आज के सेशन में हम लोगों ने इस फार्मूले को समझे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो में जिसमें हम लोगों को 20 प्रश्न हल करने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सेशन में कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे। आज के सेशन में हम लोग उसी तरह के प्रश्न, लेकिन आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ज्यादातर 5 नंबर के 8 नंबर के प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। इस सेशन से जरूर पक्के से पक्के प्रश्न फंसेंगे जरूर, आप देखिएगा जरूर। चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर, जिसमें हमारा कह रहा है ये है समाकलन, अर्थात √1 + sin 2x dx का मान बताइए। और दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि सदिश 5i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 2k कैप और 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान बताओ। अब लैम्डा का मान ज्ञात करने पर एक दूसरे के लंब है, तो चलिए पहले हम पहला प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है i बराबर दिया है समाकलन √1 + sin 2x। अब ये कितने नंबर का आता है ये आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए लगाना। क्या पता ये आपके 1 नंबर में आ सकता है और यही प्रश्न क्या पता आपके 2 नंबर में आ सकता है। देखिए, अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो i बराबर समाकलन, एक को हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक का सूत्र होता है sin² x प्लस का cos² x। इसके बारे में तो आप जानते होंगे। और sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x * cos x। ये फार्मूला बन गया a² + b² प्लस का 2ab। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, √sin x प्लस का cos x का होल स्क्वायर। ये चीज आप लिख सकते हो dx। तो एक वर्गमूल से बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस का cos x, ये हो जाएगा dx। अब इनको हम अलग अलग पद में तोड़ लेते हैं। sin x का अलग अवकलन कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं, और प्लस cos x का अलग समाकलन कर लेते हैं। इसके बारे में तो आपको पता होगा, इनको आप पढ़ चुके हो। अब sin x का होता क्या है, sin x का समाकलन होता है cos x होता है, और प्लस cos x का समाकलन होता है माइनस का sin x, और प्लस का क्या कर देंगे अचर पर c जोड़ देंगे। cos x माइनस से क्या हो जाएगा हमारे पास sin x, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये हमारे पास आंसर है। अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो समाकलन सवालों में बहुत आसान से सवाल आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो 8 नंबर के सवाल रहते हैं, वो लिमिट वाले रहते हैं। तो आप भी उनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसमें हम प्रश्न रखे हुए हैं, आप उनको देखिएगा और लगाने की कोशिश करिए। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग भी साथ में लगाते रहिए और देखिए कि हम लगा पाते हैं कि नहीं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सदिश, आप इनको पहले सदिश मान लीजिएगा। हमने इसको माना वेक्टर a बराबर 5i कैप और माइनस का लैम्डा j कैप और प्लस का 2k कैप, और वेक्टर b बराबर हम इसको मान लेते हैं क्या 2i कैप और प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। इसमें बोला कि एक दूसरे पर लंब है। अगर एक दूसरे पर लंब है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या लिखेंगे सदिश एक दूसरे पर क्या है लंब। अगर ये लंब है इसकी कंडीशन क्या होगी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो वेक्टर a हमारे पास कितना है, वेक्टर a हमारे पास है 5i कैप माइनस का लैम्डा j कैप और प्लस का 2k कैप, और डॉट ये कितना है 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप बराबर क्या हो जाएगा 0। i कैप को i कैप से गुणा कराओ, और j कैप को j कैप से गुणा कराओ, k कैप को k कैप से गुणा कराओ। आप इनके बारे में जानते होंगे क्या, i कैप डॉट i कैप बराबर क्या होता है, j कैप डॉट j कैप बराबर क्या होता है, और k कैप डॉट k कैप बराबर क्या होता है। इन सभी की वैल्यू कितनी होती है 1। परंतु अगर i कैप को k कैप से अगर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, अगर k कैप को j कैप से डॉट
प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, और जे कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आई कैप को आई कैप से हम करा रहे हैं डायरेक्ट कराइए तो 5 का अगर दोनों कराएंगे तो कितना जाएगा, 5 गुना 10, और आई कैप क्या हो जाएंगे 1 माइनस, इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 3 लेमडा हो जाएगा, और प्लस 4 गुना हमारे पास 8 हो जाएगा बराबर 0। गिनती जोड़ लेंगे 18 माइनस का 3 लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 3 लेमडा उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो कह रखा है कि अवकल समीकरण, एक हमने अवकल समीकरण से सवाल लिया है, अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर e की पावर x sin x को हल कीजिएगा। चौथा जो समीकरण है वो हमारे प्रायिकता से संबंधित है, तो प्रायिकता में आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बहुत आसान भी आते हैं, और कुछ सवाल एक हमने पहले भी कराया है, उसको भी आज सवाल दे करके जाइएगा जरूर। देखिए आइए हम लोग तीसरा प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, dy बाई dx, ये है अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर e की पावर x sin x, इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो हम x को x के सापेक्ष के रूप में रखेंगे, तो हम इसके इधर गुणा कर देंगे तो e की पावर x और sin x और dx हो जाएगा। अब इसको हल करने का एक तरीका है, ऐसे समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं, समाकलन, तो हम दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर जैसे समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन dy बाई इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, समाकलन e की पावर x sin x dx। अब अगर यहाँ पर e की पावर sin dx हो गया तो यहाँ पर दो पद हो गए। अब दो पद आप लोगों को तभी आप हल कर पाओगे, अब एक साथ तो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक पद आता है तभी हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दो पद आ गए हैं तो दो पद को हल करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, लेकिन प्रथम फलन द्वितीय फलन मानेंगे कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो आपको प्रथम फलन द्वितीय फलन मानने के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए, आई लेट के अनुसार हम इसको मान करके चलते हैं। अब आई लेट क्या है, तो आई लेट में आपको पता होगा कि प्रत्येक आई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, आई का मतलब जो इंटीग्रेशन फंक्शन होते हैं जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऐसे होते हैं, और एल का मतलब लॉगरिथम, और ए का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे आपके आते हैं साइन एक्स और एक्स स्क्वायर ऐसे आते हैं, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ए का मतलब रिलेटेड फंक्शन जो हमारे पास जैसे e की पावर x ऐसे आते हैं। तो यहाँ पर आप पहचानिए कि सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया तब आए, इसका हम फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। इसका जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y, और इसका जब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास हो जाएगा अवकलन अर्थात sin x, और इनटू सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा, समाकलन अर्थात dx। जब इसको हल करेंगे और पूरे का समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर हमारे पास हो जाएगा sin x, और ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हल करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा माइनस sin x क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा हमारे पास cos x हो जाएगा, और फिर से e की पावर x, फिर से वही फंक्शन बन गया, तो फिर से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर आ जाएगा sin x इनटू e की पावर x माइनस ये क्या हो जाएगा, अब इसे यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन e की पावर x dx, और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा अवकलन, और इनटू सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन का आ जाएगा हमारे पास समाकलन e की पावर x dx। ये पूरे का समाकलन हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, y बराबर हो जाएगा sin x इनटू e की पावर x माइनस का ये हो जाएगा cos x, और इनटू e की पावर x माइनस cos x क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin x, और इसके जब आप हल करोगे तो इनटू e की पावर x, और ये क्या हो जाएगा dx, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बराबर sin x इनटू e की पावर x माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos x इनटू e की पावर x माइनस माइनस प्लस समाकलन e की पावर x इनटू sin x और dx। ऐसा फलन पहले हमें कहीं मिल चुका है, तो पहले कहाँ मिला है, तो पहले फलन हमें ये यहाँ मिल चुका है, तो इसकी जगह पर हम कह सकते हैं, इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा sin x इनटू e की पावर x माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा cos e की पावर x, और माइनस का e की पावर x sin x, और ये क्या हो जाएगा dx। इसका जब इसकी जगह पर y रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin e की पावर x इनटू e की पावर x माइनस का cos
e की पावर x माइनस का y, ये y इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2y, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस y को उठा के ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2y बराबर साइन x इंटू ई की पावर x और माइनस cos x इंटू ई की पावर x। अब हल करिएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा, हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sin x और माइनस क्या हो जाएगा cos x और पूरे के बटे में हमारे पास 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसको हल करते हैं। अब हम चलते हैं नीचे, जो प्रश्न हमारे दिया है प्रायिकता। देखिए प्रायिकता वाला आपको अगर सवाल हल करना है तो उसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें बोला है कि 53 रविवार होने चाहिए। कितने रविवार होने चाहिए, 53। तो लीप वर्ष है, कैसा ये लीप वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर हम चौथे को हल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए हम सबसे पहले यहाँ लिख दे एक साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, हमको पता 365 दिन होते हैं। अगर 365 दिन होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए 365 दिन में क्या होते हैं, 52 सप्ताह। 52 सप्ताह, 7 गुना 14, 7 गुना 35 और 1 36, हाँ 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताह होते हैं। अगर 52 सप्ताह होते हैं तो एक विषम दिन होता है। क्या होता है, एक विषम दिन होता है। ठीक, आप याद रखिएगा। अगर 7 गुना 14 और 1 7 गुना 35 1 36, अर्थात अगर हम एक लीप वर्ष की बात करते हैं तो एक लीप वर्ष में अगर हम देखें तो एक लीप वर्ष में हम पहले इनकी बात करते हैं, जो एक विषम दिन आया ये क्या है, तो एक विषम दिन में ये कंडीशन आ जाएगी। एक विषम दिन क्या हो सकता है, आप ये बता सकते हैं। अगर एक विषम दिन बात करते हैं तो क्या पता वो रविवार भी हो सकता है, क्या पता वो सोमवार हो सकता है, क्या पता वो मंगलवार हो सकता है, क्या पता वो बुधवार हो सकता है, और क्या पता वो गुरुवार हो सकता है, और क्या पता वो शुक्रवार हो सकता है, और क्या पता वो शनिवार हो सकता है। इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं बता सकते कि एक विषम दिन कौन सा हो सकता है। इन सातों में कोई जरूर हो सकता है। यदि रविवार के अगर बारे में पूछे तो आप रविवार कह सकते हैं, और अगर शुक्रवार के बारे में पूछे तो आप उसमें शुक्रवार कह सकते हैं। अब बात करते हैं, हम इधर आपको एक लीप वर्ष की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न दिया है वो एक लीप वर्ष में दिया है। तो एक लीप वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब इन 366 दिन में कितने हमारे पास सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह वही रहेंगे, कितने 52 सप्ताह रहेंगे। अब 52 सप्ताह में जो बच जाएंगे तो 2 विषम दिन बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 2 विषम दिन। अब ये 2 विषम दिन ऐसे बन जाते हैं कि हम इनको बता नहीं सकते। अर्थात 2 विषम दिन कैसे बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अगर हम इनकी बात करते तो क्या पता वो रविवार सोमवार बन जाए, रविवार सोमवार हो जाए। एक मिनट, पहले हम इनके दिन लिखते हैं। रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, बुधवार के बाद फिर गुरुवार हो सकता है, और क्या हो सकता है, गुरुवार के बाद फिर शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार के बाद फिर क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है। ये ऐसे करके हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम इनकी बात करते हैं तो फिर ये फिर कैसे हो सकते हैं, फिर से क्या पता वो रविवार हो सकता है, रविवार रविवार हो सकते हैं, सोमवार सोमवार हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, सोमवार सोमवार हो सकते हैं, मंगलवार मंगलवार हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और अगर हम देखें बुधवार बुधवार हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। 2 दिन है, 2 दिन विषम दिन बचे हैं। गुरुवार गुरुवार हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, या फिर शुक्रवार शुक्रवार हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, और ये शनिवार शनिवार हो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। अगर इनकी कंडीशन देखें तो कुछ ऐसे हो सकते हैं। तो 2 विषम दिन इस प्रकार से हो सकते हैं। तो संभावना कितनी हो सकती है, संभावना रविवार रविवार 2 दिन की हो सकती है। यानी 2 विषम दिन है, 2 दिन, कितने दिनों में से, 7 दिनों में से। यानी हम लिख सकते हैं इसकी जो प्रायिकता आएगी, जो प्रायिकता आएगी, तो प्रायिकता क्या आएगी हमारे पास, जो प्रायिकता आएगी, तो प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी 2/7। क्या आएगी हमारे पास, 2/7। इसको हम इस तरह हल कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आने की संभावना ज्यादा है। 5 नंबर या 8 नंबर में जरूर पक्के से पक्के पूछे जाते हैं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x + 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करना। कभी आपसे न्यूनतम मान पूछेगा तो कभी अधिकतम मान पूछेगा। 2 समीकरण दिए हैं, आप लोग इनको कक्षा 9 और 10 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जिसमें
आप इनको ग्राफ विधि से भी समझ सके हो, तो आज उन्हीं को हम हल करेंगे। देखिए अगर ऐसे सवाल आते हैं और अगर समीकरण में है तो इनको लिखेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8। तो हम इसमें समझ सकते हैं या करके मान सकते हैं, यहां पर मान करके लिख सकते हैं कि माना x प्लस वाई बराबर 8। पहले इसके हम निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकालेंगे यदि अगर हम यदि x बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 8 आ जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 0, 8 हो जाएंगे। निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 8। और यदि अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 8, 0। तो ये हो गए पहले वाले समीकरण। अगर इसी प्रकार हम सेम कंडीशन, अगर इसी प्रकार देखिए यही नीचे निकाल देते हैं। अगर सेम प्रक्रिया 3x प्लस का 5y लेस इज ग्रेटर देन इक्वल 15 ये, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हम इसको मानेंगे कि माना 3x प्लस का 5y बराबर 15 के बराबर मान लेंगे। और यदि लिखेंगे यदि अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। यहाँ 0 रखेंगे तो 5 का 3 में भाग देंगे, 5 का 15 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो निर्देशांक इसके अनुसार क्या हो जाएंगे, तो इसके अनुसार तो हमारे पास निर्देशांक आ जाएंगे कितना 0, 3। अगर ये चीज अगर हम यहां पर लिखते हैं क्या कि यदि अगर y बराबर 0 हो तब क्या होगा, अगर y बराबर 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 का भाग 15 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x बराबर 5 आएगा। तो इसका निर्देशांक जो हो जाएगा वो हमारे पास निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, 0। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद हम इसको ग्राफ में दर्शाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दर्शाना हमको केवल इतने ही बिंदु है। अब जब दर्शाओगे तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके मूल बिंदु होते हैं अर्थात 0, 0 और x में सबसे बड़ा मान कितना है, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये 8 हो गया और इसमें 5 हो गया, यानी हमें कहां तक चलना है 5 तक। अब इसको ऐसे नहीं दर्शाना है, ये ग्राफ आप ऐसे मत बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी कंडीशन देखी है तो ऐसी x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसे ग्राफ हमेशा किस चतुर्थांश में बनाना है, प्रथम चतुर्थांश में ही बनेंगे। ऐसे ग्राफ आपके किस चतुर्थांश में बनेंगे, प्रथम चतुर्थांश में बनेंगे। ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, यहाँ पर मूल बिंदु है अर्थात यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आप इनको पेपर में ऐसे ही बनाइएगा। और y अक्ष में अगर हम देखेंगे तो y अक्ष में मैक्सिमम कितनी वैल्यू है 8, कितनी है 8, तो यहाँ भी 8 बनाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इनको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। दर्शाइए, पहले जो निर्देशांक है वो 0, 8 है अर्थात x का मान जो है वो 0 है और y का मान जो है वो 8 है, तो यहाँ पर होगा निर्देशांक। और इसके बाद जो दूसरा निर्देशांक है वो कितना है 8, 0, यानी x का मान 8 है और y का मान 0। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, आप इनको मिलाइएगा तो कुछ ऐसे मिलेंगे। देखो अगर इनको सही से खींचेंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे जी। दूसरे जो निर्देशांक है ये किसका है, तो इस वाले का हम समीकरण लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8। अब दूसरे वाले का देखिए, दूसरा वाला कितना है 0, 3, 0 ये है और 3 ये है और इसके बाद 5, 0, 5 ये है और 0 ये है। तो अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये कितना है 5 है और ये कितना है 3 है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो कितना है ये, अगर हम इसको मिलाएं ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये कहीं इधर मिलेंगे। अगर हम इनको आप मिलाओगे तो कहीं इधर आप जाकर के मिलेंगे, तो ये इधर कहीं मिल रहा है। अब इनको हम कंडीशन संतुष्ट कराएंगे कि ये सत्य है क्या सत्य है। अगर इनको हम संतुष्ट कराते हैं तो संतुष्ट कैसे कराएंगे कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8, तो हम x की जो वैल्यू मान लेंगे वो x की वैल्यू क्या मान लेंगे 0, 0, तो x का मान और y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, इज ग्रेटर देन 8। क्या ये कंडीशन सही है, ये सत्य है। क्या है हमारे पास सत्य है।
तो अगर ये सत्य है तो पहला वाला जो समीकरण, पहला वाला जो रेखा था वो इसका ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह बनेगा, इस साइड। और इसी तरह के अगर हम इनकी देखें, इसकी कंडीशन देखें, 3x प्लस का 5y इज ग्रेटर देन इक्वल 15, इसकी अगर कंडीशन देखें तो इसका जो ग्राफ देखेंगे, इसका भी 0, 0 पर चेक करेंगे x, y के लिए, इसका कितना आ जाएगा 0 और इसका भी 0 इज ग्रेटर देन 15। क्या ये सत्य है? तो ये क्या है? असत्य है। ये क्या है हमारे पास? असत्य है। असत्य है, इसका मतलब इसका ग्राफ इधर बनेगा, इसका ग्राफ क्या होगा? इधर बनेगा। तो ये कुछ ऐसे हम होंगे, ऐसे कंडीशन होंगे। तो हमें z का मान निकालना है, तो z का मान ये और ये वाले बिंदु से मान आपको निकालना। एक बिंदु वो निकाल लेना है जो प्रतिच्छेद करना है। तो प्रतिच्छेद करने पर कहां पर मिलते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं, इन्हीं कंडीशन निकाल लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम मेट है। देखिए अगर हम इनको निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अगर इनको हल करेंगे तो कैसे आएंगे? तो हमारे पास जो है वो है x प्लस वाई बराबर 8 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और 3x प्लस का 5y बराबर ये 15 है, ये समीकरण क्या है? सेकंड। अगर हम सेकंड देखेंगे तो इसमें हम कितने गुणा करा दे? 3 का, और इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 24, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। और ये हमारे पास 3x प्लस का 5y और बराबर 15 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब आप घटाओगे तो इनको घटा करके लिखो, क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस, और ये क्या है? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्या होगा? कट जाए। ये हमारे पास क्या अगर माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 24, इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 9, तो माइनस का सॉरी प्लस का आएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 9/2 आ जाएगा। तो y का मान कितना आएगा? माइनस का 9/2, अर्थात हम इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कितना? माइनस का 4.5, ये आ जाएगा। और अगर x का मान निकालें यहाँ पर रख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 8, तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई की जगह पर माइनस का 4.5 रख देंगे बराबर 8, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 8, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 4.5, तो x बराबर आ जाएगा 12.5। तो x का मान कितना आ गया? 12.5। अब निर्देशांक कितने आएंगे? तो एक निर्देशांक आपको हमने क्या क्या देखा था, तो यहाँ पर जो मिल रहे थे, ये जो ग्राफ बना था, एक बार फिर से ग्राफ हम बना लेते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये ग्राफ था इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। पहले जो बिंदु के निर्देशांक थे वो 0, 8 थे, और दूसरे के जो थे वो 8, 0 थे, कुछ इस तरह मिल रहे थे। और दूसरे वाले क्या थे? इसमें रखेंगे 0 तो कितना आएगा? अगर हम 0 रख रहे हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। और जो 0 रखेंगे x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ये कुछ 5 आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे थे। तो इनका जो ग्राफ था कुछ इस तरह बन रहा था, ऐसे। इस वाले का झुकाव जो था वो इधर था, और इस वाले का जो कंडीशन थी वो इस तरह थी, छायांकित भाग। तो इसके जो भाग छायांकित हो गए वो ये और अलग से। तो अगर निर्देश बिंदु देखें तो कोणीय बिंदु क्या होंगे? एक ग्राफ बनाइएगा, ऐसे चार्ट बनाओ और चार्ट में अधिकतम मान निकालो। तो अधिकतम मान कितना आ जाएगा? अधिकतम मान कितना आएगा? तो अधिकतम मान निकालिए। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु हो जाएंगे, कोणीय बिंदु और z बराबर क्या हमारे पास? x प्लस का 3y रखो इस पर। देखिए पहले जो है, पहले क्या है? पहले क्या थे हमारे पास? जो बिंदु थे ये और ये, अर्थात हम ये कह सकते हैं 0,8 थे, इस पर निकालना है। दूसरा हमारे पास क्या है? 0,3 पर निकालना है, इस पर निकालना है, ये निकालेंगे। और फिर हमें निकालना है 5,0 पर निकालना है, ये निकालेंगे। और फिर इसके बाद 8,0 पर निकालना है, ये निकालेंगे। और फिर इसके बाद हमें किस पर निकालना है? फिर हमें निकालना है ये जो अभी निर्देशांक प्राप्त है। निर्देशांक कौन है? 12.5 माइनस का 4.5, इस पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखोगे आप तो z बराबर कितना आ जाएगा? 0, 8, 3, 24, ये हो जाएगा। और यहाँ पर रखोगे तो z बराबर हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पर रखोगे तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 5,
और यहाँ पर जब रखोगे तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर जब रखोगे z बराबर तो ये तो हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, और माइनस 4 3 12, 3 5 15, 4 3 12 13, यानी 13.5 अर्थात यह आ जाएगा 0.5 को भी कैसे माइनस, यानी यही न्यूनतम मान होगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास न्यूनतम मान। ठीक है, ये ऐसे सवाल को इसको आपको हल करना है। देखिए ये जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम। देखिए आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? अगर हम दो संख्याओं का दो धन संख्या लेते हैं जिनका योगफल 15, तो माना पहली धन संख्या क्या हो जाएगी? माना पहली धन संख्या हमारे पास हो जाएगी x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? तो दूसरी हमारे पास धन संख्या कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी 15 माइनस का x। ये दो संख्या है। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। अब आप ऐसे सवालों को आप ये लिखिएगा कि y बराबर योगफल यानी पहले का x स्क्वायर प्लस दूसरे का 15 माइनस x का होल वर्ग। ठीक, अब इनको हम हल करेंगे जिसमें आपने पढ़ा होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले सवाल। आइए इनको करते हैं। यहाँ लिखिए x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस x इंटू फिर से इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस। हल करो dy बाई dx बराबर हमारे पास 2x आ जाएगा और प्लस 15 के इसमें गुणा करोगे तो 15 दूनी, पहले इसमें गुणा करोगे प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और माइनस का आ जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर हमारे पास आ जाएगा 4x और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास 30, ये तो आ जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे पुनः क्या लिखेंगे? पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 4x क्या हो जाएगा 4 अवकलन और 30 क्या हो जाएगा 0, तो d2y बाई dx स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। अब 4 अगर धनात्मक आया तो धनात्मक हमारे पास क्या है? निम्निष्ट है। धनात्मक क्या हमारे पास? निम्निष्ट है। धनात्मक में अगर हमारे पास आता है तो न्यूनतम है, ये हम कह सकते हैं। क्या है हमारे पास? न्यूनतम। अब न्यूनतम है तो इसके लिए हम मान निकाल लें तो हम यहाँ लिखेंगे कि dy बाई dx बराबर क्या कर सकते हैं 0, तो 0 बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x माइनस का 30, तो माइनस का 30 उठा के इधर ले आएंगे कैसे हो जाएगा प्लस से, तो 4x हो जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर x काटो 2 दूना 4 2 1 9 2 5 10 x बराबर हमारे पास कितना आ गया 15 बटे 2। तो जो पहली संख्या है वो हमारे पास 15 बटे 2 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस x यानी 15 बटे 2। जब आप इसको हल करोगे कितना आ जाएगा? इसका भी मान कितना आ जाएगा 15 बटे 2, यानी पहली संख्या भी 15 बटे 2 और दूसरी संख्या भी 15 बटे 2। ठीक, अब अगर कोई प्रश्न में आपको दिक्कत लगती है या कहीं गलती है या आपको लगता है कि हमें सवाल नहीं समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी वीडियो अगर आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उनके साथ जुड़ सके।